हम कर रहे हैं। इसमें हम लोगों का चैप्टर जो चल रहा है वो है फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स का जो फर्स्ट राइट है, राइट टू इक्वलिटी, हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा। आज हम लोग देखेंगे राइट टू पर्टिकुलर फ्रीडम, आर्टिकल 19 से 22 तक, यानी विशिष्ट स्वातंत्र का अधिकार। ये अधिकार किस तरह से संविधान में दिया हुआ है, ये क्या हमको इससे मिलता है, ये सारी चीजें आपको इस क्लास में मिलेंगी, और इनके ऊपर किस तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं ये भी आपको इसी क्लास में पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 19, अनुच्छेद 19(1) क्या लिखा है? नागरिकों को 6 स्वतंत्रताओं की गारंटी देता है। मूल संविधान में 7 स्वतंत्रताएं थी, लेकिन संपत्ति का अधिकार 44वें संशोधन से समाप्त कर दिया गया। यानी जो आर्टिकल 19(1) है, इसमें ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 7 स्वतंत्रताएं थी। इसमें एक शामिल थी संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार 44th अमेंडमेंट से बाहर कर दिया गया। ठीक है, अनुच्छेद 19(1) द्वारा गारंटी की स्वतंत्रता आत्यंतिक नहीं है, और अनुच्छेद 19(1) के खंड 2 से 6 उन आधारों उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं जिनके लिए एक विधानमंडल उन पर उचित प्रतिबंध लगा सकती है। कहने का मतलब है कि जैसा पिछली क्लास में हमने बताया था कि भारत में जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, ये फंडामेंटल राइट्स ऐसे नहीं है कि जो मनमाने ढंग से आपको मिलेंगे। समाज के अधिकार, यानी देखिए फिर से देख लीजिए एक बार, व्यक्तिगत अधिकार और दूसरी तरफ होते हैं सामुदायिक अधिकार, यानी कि समाज के अधिकार। तो हमारा संविधान दोनों तरह के जो अधिकार हैं इनमें संतुलन बनाता है, क्योंकि आप इस बात को समझते होंगे कि अगर हमारे अधिकार, व्यक्तिगत अधिकार बहुत ज्यादा हो जाएंगे और तो उसका मनमाना यूज भी होगा। ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्तिगत अधिकारों का इतना अधिक यूज किया जाए कि वो समाज में जो है समस्या पैदा कर दे। हमको बोलने की स्वतंत्रता हो सकती है, हम कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र है, अपनी अभिव्यक्ति करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी की मानहानि करेंगे। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम कुछ ऐसा बोलेंगे कि समाज में अशांति फैल जाए। कहने का मतलब है कि एक तरफ स्वतंत्रताएं दी गई हैं, साथ ही साथ उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई गई हैं। तो 19(1) में A, B, C, D, E, F तो खत्म हो गया, ये है नहीं इस समय, यही संपत्ति का अधिकार था, और G। ये इस तरह से टोटल 6 अधिकार 19(1) में दिए हुए हैं। फिर 19(2) से सबके अलग अलग जो है एक्सेप्शन शुरू होते हैं, तो इसको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि 19(1) कौन कौन से अधिकार देता है। लिखा हुआ है, सभी नागरिकों को अधिकार होगा वाक्य स्वातंत्र और अभिव्यक्ति स्वातंत्र का, सम्मेलन स्वातंत्र का, संगम स्वातंत्र का, संचरण स्वातंत्र का, निवास करने और बस जाने का स्वातंत्र। अब एफ में देखिए, 44वें संशोधन द्वारा हटाया गया संपत्ति का अधिकार, पहले 19(1) एफ में था, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। जी, वृत्ति, उपजीविका, व्यापार करने की स्वतंत्रता। परंतु हमारा संविधान व्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक हित के बीच संतुलन स्थापित करता है। इतने अधिकार दिए हैं 19(1) में, लेकिन ये अधिकार आत्यंतिक नहीं है, एक्सक्लूसिव नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन भी लगाया जा सकता है समाज के हित में और देश के हित में। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, इसको समझने की भी कोशिश करिए, जो क्रम है कैसे याद होगा इसको समझिए। वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब बोलने का अधिकार। सम्मेलन स्वातंत्र मतलब बोलेंगे तो किससे बोलेंगे, ये भी तो एक इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा हमेशा ही। इसका मतलब है कि सभा करने का अधिकार। अब सभा करेंगे, धीरे धीरे आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी, तो इसका मतलब है तब आपको जरूरत पड़ेगी कि उसको कोई ऑर्गेनाइज रूप दे दिया जाए। इसका मतलब कि संघ या संगठन बनाने का अधिकार।
जब कोई संघ या संगठन आप बना लेंगे तो एक ही जगह पे तो रहेंगे नहीं, उसको और भी देश की जगह जगह पे फैलाने की जरूरत होगी। इसीलिए कहीं भी आने जाने का अधिकार, आने जाने का अधिकार दिया जाएगा। कहीं भी आए जाएंगे तो धीरे धीरे सोचेंगे कि पहले शुरू में कहीं जाएंगे तो होटल में रह सकते हैं। ये एक लेमैन आर्डर में समझा रहा हूँ कैसे समझेंगे, लेकिन जब ज़्यादा कहीं आना जाना हो जाएगा तो सोचेंगे कि पहले रहने की व्यवस्था कर लेते हैं, किराए का घर लेंगे, किराए का घर लेंगे, बस जाएंगे वहीं पर। यानी कहीं भी बस जाने का अधिकार, ये तभी इसकी जरूरत पड़ेगी। अब इसके बाद संपत्ति का अधिकार इसलिए था कि बस जाने पर कुछ दिन किराए पर रहने पर आदमी समझ जब उसकी क्षमता होगी तो सोचेगा कि वो प्रॉपर्टी खरीद के अपना ही व्यवस्था कर ले। लेकिन ये अधिकार अब हट गया है। लेकिन ये सारे काम करने के लिए धन अर्जन की भी जरूरत है। इसीलिए वृत्ति, उपजीविका, व्यापार यानी कोई भी व्यवसाय करने का अधिकार। तो ये अधिकारों का क्रम है जो आर्टिकल 19 में दिया हुआ है। इसको हमको ध्यान रखना है। बोलने का अधिकार, सभा करने का अधिकार, संगम या संगठन बनाने का अधिकार, कहीं भी आने जाने का अधिकार, कहीं भी बस जाने का अधिकार, कोई भी व्यवसाय करने का अधिकार, ये 19(1)(a) में दिया हुआ है। अब स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक हित के बीच संतुलन की भी बात करता है, तो इसको भी हम लोग साथ साथ देखते चलेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो प्रतिबंध लगाए जाएंगे वो किस तरह के होंगे। लिखा हुआ है जहां सामूहिक हितों का प्रश्न होगा वहां व्यक्ति की स्वतंत्रता को झुकना होगा। इसीलिए संविधान राज्य को युक्त युक्त निबंधन लगाने की शक्ति देता है। युक्त युक्त मतलब रीजनेबल, यानी तर्कपूर्ण। प्रतिबंध लगाने का अधिकार राज्य को है, लेकिन ये जो प्रतिबंध है वो मनमाना नहीं होगा किसी भी तरह से। जो भी प्रतिबंध लगाया जाएगा वो तर्कपूर्ण होगा, रीजनेबल प्रतिबंध लगेगा। युक्त युक्त प्रतिबंध क्या है? युक्त युक्त शब्द का अर्थ है प्रतिबंधों की मौलिक और प्रक्रियात्मक रूप से उचित होना चाहिए तथा उन्हें मनमाना या अत्यधिक नहीं होना चाहिए। यानी इतना अधिक प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, इतना रिजिड नहीं होना चाहिए कि अधिकारों का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। मनमाने प्रतिबंधों पर फिर भी रोक लगाई गई है। उन्हें अनुच्छेद 19 के तहत गारंटी शुद्ध स्वतंत्रता और अनुमत प्रतिबंध की सीमा के बीच संतुलन बनाना चाहिए। यानी कि जो अधिकार वास्तव में दिए जाने की कोशिश की गई है वो अधिकार इंडिविजुअल को मिलना चाहिए। केवल उतनी ही मात्रा में प्रतिबंध होना चाहिए जो तर्कपूर्ण हो, जो आवश्यक हो, अति आवश्यक हो, उतने ही प्रतिबंध इस पे लगाए जाने चाहिए। इसी को बोलते हैं युक्तियुक्तता। आगे देखिए, उच्चतम न्यायालय ने इसको लेकर सिद्धांत दिए हैं। कौन कौन से सिद्धांत है? प्रतिबंध मनमाना नहीं होना चाहिए। अगला, लगाए गए प्रतिबंध प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्य के बीच निकटवर्ती संबंध होना चाहिए। यानी कि जो प्रतिबंध लगाया गया है उस प्रतिबंध से हम किस लक्ष्य की प्राप्ति कर रहे हैं यह भी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। युक्तियुक्तता कसौटी हर मामले में अलग अलग हो सकती है। एक ही जैसी शर्तें, एक ही जैसे कारण हर एक प्रतिबंध के लिए नहीं जरूरी है। सामान्यतः निदेशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए लगाया गया प्रतिबंध जनहित में उचित प्रतिबंध माना जाएगा। यानी कि डीपीएसपी को लागू करने के लिए अगर कोई कानून बनाया जा रहा है तो उसको सुप्रीम कोर्ट सामान्यतः रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन मानेगा। ठीक है, तो ये इसके सिद्धांत हैं। इसको क्लियरली लिख लीजिए। इसको बार बार यूज करना पड़ेगा जब हमारे पास कोई केस स्टडी आएगी, जब एक कोई ऐसी सिचुएशन आपके सामने क्रिएट होगी क्वेश्चन में, जब आपको फैसला करना होगा कि जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है वो ठीक है कि नहीं, तब इसका यूज करना पड़ेगा। क्या क्या लिखा है? प्रतिबंध मनमाना नहीं होना चाहिए, लगाए गए प्रतिबंध प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्य के बीच निकटवर्ती संबंध होना चाहिए, युक्तियुक्तता की कसौटी हर मामले में अलग अलग हो सकती है, सामान्यतः निदेशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए लगाया गया प्रतिबंध जनहित में उचित प्रतिबंध माना जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब सबसे पहले है वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19(1)(a). इसमें क्या लिखा है? सभी नागरिकों को वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा। वाक का मतलब कुछ भी बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति का मतलब अपनी जो भावनाएं हैं उसको एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता होगी। ये स्वतंत्रता सिक्योर है 19(1)(a) से। ठीक है, अब इस स्वतंत्रता का दायरा बड़ा है, इसको भी हमको समझने की कोशिश करनी है।
इसी स्वतंत्रता में आता है प्रेस की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का कोई अलग से प्रावधान नहीं दिया हुआ है। प्रेस की स्वतंत्रता 19(1) की जो वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, उसमें ही इंक्लूडेड है। इसी के हिसाब से इसकी जो है व्याख्या की जाएगी। अब इसके ऊपर प्रतिबंध कौन कौन से आधार पर लग सकते हैं, इसको देखते हैं। ये दिए हुए हैं 19(2) में। राज्य विधि द्वारा निम्न में से किसी आधार पर निर्बंधन लगा सकेगा। पहला, भारत की प्रभुता एवं अखंडता। इसका मतलब है आपको बोलने की, अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता है, लेकिन भारत की प्रभुसत्ता और अखंडता के खिलाफ आप भाषण नहीं दे सकते हैं, आपको रोका जाएगा। राज्य की सुरक्षा को खतरे में डालने वाली कोई भी बात आप नहीं कर सकते हैं। विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को खराब करने वाला कोई भी भाषण आप नहीं दे सकते, उस तरह का कोई भी विचार प्रसारित नहीं कर सकते हैं। लोक व्यवस्था में खतरा उत्पन्न हो, ऐसा भी कुछ नहीं कर सकते हैं। यानी आप ऐसा भाषण देने, ऐसा सम्मेलन करने की स्वतंत्रता आपको नहीं दी जाएगी कि शहर में दंगे फैल जाए, उसको रोका जाएगा। शिष्टाचार एवं सदाचार, कोई भी ऐसी बात आप नहीं कहेंगे जो सामाजिक शिष्टाचार के विरुद्ध हो, जो और अन्य लोगों का रहन सहन अव्यवस्थित कर दे। न्यायालय की अवमानना करने वाली बात बोलने से आपको मना किया जाएगा, आपको रोका जाएगा, आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। मानहानि, किसी की भी मानहानि, किसी की भी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाली बात आप नहीं कर सकते हैं। अपराध उद्दीपन, आप किसी को कोई अपराध करने के लिए उकसावे की बात नहीं कह सकते हैं। आपको इस बात से रोका जाएगा कि आप ऐसी कोई बात न कहें जिससे कोई व्यक्ति उद्धत होकर कोई अपराध कर दे। यानी कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के विरुद्ध कोई बात आप नहीं बोलेंगे, लोक व्यवस्था बनाए रखने की कोई बात नहीं कर सकते हैं, कोई भी ऐसा भाषण नहीं दे सकते हैं, कोई ऐसा लेख प्रसारित नहीं कर सकते हैं जिससे दंगे फैल जाएं, जिससे विदेशी राज्यों के साथ हमारे संबंध खराब हो जाएं, देश की सुरक्षा, प्रभुसत्ता और अखंडता को खतरा पैदा हो जाए, न्यायालय की अवमानना हो जाए, किसी की बेइज्जती हो, ऐसी कोई भी बात अगर आप बोलेंगे तो आपके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। यानी हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर इन सब आधारों पर मनमाना प्रतिबंध नहीं लगेगा, लेकिन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगेगा, युक्त या तर्कपूर्ण प्रतिबंध इस पे लगाया जाएगा। क्लियर है इतनी बात? अब अगला मुद्दा इससे रिलेटेड है। हमारे संविधान में अलग से प्रेस की स्वतंत्रता का विशिष्ट उपबंध नहीं है। यह अनुच्छेद 19(1)(a) की अभिव्यक्ति की व्यापक स्वतंत्रता में सम्मिलित है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से अविरत है किसी भी साधन द्वारा अभिव्यक्ति जिसमें मुद्रण भी सम्मिलित है। केवल अपने ही विचार नहीं बल्कि दूसरों के विचार भी अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता। यानी भारत में प्रेस को कोई विशेषाधिकार नहीं है। प्रेस की स्वतंत्रता के लिए भी वही मापदंड है जो सामान्य नागरिक के लिए। इससे निम्न प्रस्तावनाएं उत्पन्न होती हैं। यानी प्रेस को कोई अलग से स्वतंत्रता नहीं दी गई है, प्रेस के कोई अलग से अधिकार नहीं है। प्रेस को या मीडिया को वो ही अधिकार हैं, उतनी ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है जितनी हमको, आपको या किसी आम नागरिक को है। इससे क्या असर पड़ता है इसको देखिए। प्रेस को निम्न से उन्मुक्ति नहीं है, कराधान से, यानी टैक्सेशन से छूट प्रेस को हमारे यहाँ नहीं दी गई है। दूसरी चीज देखिए, उद्योगों में लागू साधारण विधि से, यानी जो उद्योगों में लागू होगा कानून, श्रम कानून लागू होगा, वो सारे कानून जो है प्रेस के ऊपर भी लागू होंगे। कर्मचारियों की सेवा शर्तों में विनियमन से भी इसको छूट नहीं है। कहने का मतलब है कि जो एक सामान्य उद्योग स्थापित करने पर नियम कानून लगेंगे, वही सारे नियम कानून प्रेस के ऊपर भी भारत में लगाए जाएंगे। किंतु अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो अभिव्यक्त रूप से संविधान में दी हुई है, उसको देखते हुए राज्य के लिए यह विधिपूर्ण नहीं होगा कि वो, इसका मतलब है कि भारत में प्रेस के ऊपर उसी तरह के कानून लागू होंगे जैसे साधारण उद्योगों पर लागू होते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान फिर भी रखा गया है, किंतु अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो अभिव्यक्त रूप से संविधान में दी हुई है, उसको देखते हुए राज्य के लिए यह विधिपूर्ण नहीं होगा कि वह प्रेस पर ऐसे कानून लागू करे जो उसके परिचालन को कम करे या स्वतंत्रता को छीन करे, वह सरकार की सहायता लेने को विवश हो जाए। यानी कि प्रेस के ऊपर अतिरिक्त रूप से जो है ज्यादा टैक्सेशन लगा देना कि प्रेस अपना काम ही न कर पाए, ऐसा सरकार नहीं कर सकती। वही चीज, रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, लेकिन मनमाना रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जा सकता है।
प्रेस को सबसे अलग करके उस पर अत्यधिक और प्रसिद्धकारी भार लगाए या विनिर्दिष्ट कर अधिरोपित करो जो जानबूझकर सूचना के परिचालन को सीमित करने के लिए हो। यानी कोई ऐसा भी जो है उसके ऊपर जो है नियम कानून नहीं ला सकते हैं कि उसका परिचालन करना, प्रेस को चलाना ही बहुत मुश्किल हो जाए। आप प्रतिबंध लगा सकते हैं, सारे नियम कानून उसके ऊपर लागू होंगे जो साधारण उद्योगों पर लागू होते हैं, सारे श्रम कानून लागू होंगे, लेकिन इस तरह का अतिरिक्त कोई कानून लगाना न्यायपूर्ण नहीं होगा जिससे प्रेस का परिचालन ही बाधित हो जाए। अब एक अगला मुद्दा यह आता है कि सेंसरशिप क्या हो सकती है। सेंसरशिप आप जानते हैं, सरकार जब सेंसरशिप लागू करती है तो प्रेस की स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। जो भी चीज प्रिंट होने वाली होती है वो पहले सरकार के पास भेजा जाता है। सरकार जिस खबर को ओके करती है वही खबर जो है प्रेस में छाप सकते हैं आप, उसके अलावा सारे खबरों पर प्रतिबंध लग जाता है। अब भारत के संविधान में जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दी हुई है और उसी में प्रेस की स्वतंत्रता शामिल है, प्रतिबंध लगाने की छूट भी दी हुई है कि सरकार जो है हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे युक्त प्रतिबंध भी लगा सकती है। इससे निष्कर्ष क्या निकलता है सेंसरशिप को लेके? संविधान में प्रेस के सेंसर किए जाने का प्रतिषेध नहीं है, इसीलिए अन्य निर्बंधनों के समान इसकी संवैधानिकता का निर्णय भी अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत युक्तियुक्तता के परीक्षण से किया जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर सरकार ने सेंसरशिप लागू कर दी तो इसके खिलाफ तुरंत जो है आपको रिलीफ नहीं मिलेगी, आपको जाना पड़ेगा कोर्ट देखेगा कि जो सेंसरशिप लागू की गई है वो रीजनेबल है कि नहीं है, यानी रीजनेबल होने की का टेस्ट पास करना पड़ेगा। अगर वो प्रतिबंध न्यायालय को लगेगा कि रीजनेबल है तब फिर वो प्रतिबंध लागू रहेगा, अगर रीजनेबल नहीं लगेगा तभी सेंसरशिप हट सकती है। संविधान के पहले संशोधन में अनुच्छेद 19(2) में लोक व्यवस्था और युक्तियुक्तता शब्द अंतर्स्थापित किया गया था, यानी कि सरकार कभी भी किसी भी समय भारत में सेंसरशिप लागू कर सकती है। सामान्य समय में भी किसी इमरजेंसी को लगाने की जरूरत नहीं है। सरकार ये कह सकती है कि सारी प्रेस पर जो है सेंसरशिप लागू होगी, क्योंकि खबरें अगर इसी तरह से प्रसारित होंगी, उनको इसी तरह से जो है प्रेस को छूट दी जाएगी, तो हो सकता है कि शहरों में दंगे फैल जाए इसको रोकने के लिए। यानी कि लोक व्यवस्था जैसे अस्पष्ट शब्द के लिए सेंसरशिप की ताकत आज के समय में सरकार के पास है। इन संशोधनों का परिणाम यह है कि यदि लोक व्यवस्था के हित में सेंसरशिप लगाई जाती है तो इसे तुरंत परिचालन की स्वतंत्रता पर बंधन मानकर असंवैधानिक नहीं घोषित किया जा सकता। इसकी युक्तियुक्तता निर्धारित करनी होगी। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि भारत में शांति के समय में भी सेंसरशिप लागू की जा सकती है, जबकि इंग्लैंड में शांति के समय इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। कहने को इंग्लैंड में लिखित संविधान नहीं है, वहां की पार्लियामेंट जो चाहे वो कानून बना सकती है, देश के ऊपर लागू कर सकती है, लेकिन वहां शांति के समय में जब इंग्लैंड के ऊपर आक्रमण नहीं हुआ, इंग्लैंड किसी युद्ध में नहीं लगा हुआ है, सेंसरशिप की कल्पना की ही नहीं जा सकती है। लेकिन भारत में अपना संविधान होने के बाद भी सरकार जब चाहे लोक व्यवस्था के नाम पर शांति के समय में भी जो है सेंसरशिप लगा सकती है, और उस सेंसरशिप को हम तुरंत कैंसिल भी नहीं करवा सकते हैं, हटवा भी नहीं सकते हैं। कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट की प्रक्रिया लंबी है, और इसके द्वारा सरकार जब चाहे तब 1 महीने 2 महीने के लिए किसी भी समय सेंसरशिप लगा सकती है। ये हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सबसे बड़ा कुठाराघात है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बहुत इंपॉर्टेंट स्वतंत्रता होती है, और ये हर एक सभ्य देश में नागरिकों को जरूर मिलनी चाहिए। और जो पत्रकार हैं, जो पत्रकारिता है, इसी को लोकतंत्र का चौथा पिलर माना जाता है, लेकिन वो पिलर पूरी तरह से सरकार के ऊपर निर्भर कम से कम भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगले न्यायालय के क्या क्या फैसले रहे हैं इसको लेके देखिए। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों के माध्यम से इस अनुच्छेद की विस्तृत व्याख्या की है, और अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत मौलिक अधिकारों की एक सूची प्रदान की है, जिसे 3 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। इसका मतलब है कि जो आर्टिकल 19(1)(a) है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कई तरह के अधिकार शामिल किए हैं। सबसे पहला, अपने विचारों और तरीकों को व्यक्त करने का अधिकार, यानी हर एक व्यक्ति के जो विचार हैं अपने, वो जिस तरीके से अपना जीवन जी रहा है उसको अभिव्यक्त करने का उसको अधिकार है। अपने विचारों के साथ साथ दूसरे के विचारों को प्रसारित करने का अधिकार, यानी अपने विचार तो हम प्रसारित कर ही सकते हैं, साथ ही साथ जो दूसरे के विचार हमको पसंद आ रहे हैं उसको भी प्रसारित करने का अधिकार हमको है।
इसी आर्टिकल में प्रेस की स्वतंत्रता भी है, इसी आर्टिकल में वाणिज्यिक विज्ञापनों की स्वतंत्रता है, यानी हम अपने प्रोडक्ट के लिए कोई भी वाणिज्यिक विज्ञापन, कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। ये अधिकार भी 19(1)(a) में शामिल है। प्रसारण का अधिकार अर्थात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर सरकार का कोई एक अधिकार नहीं है, यानी हम प्राइवेट रूप से अपना चैनल बना सकते हैं और उस चैनल पर अपनी इच्छा से कोई भी चीज जो है प्रसारित कर सकते हैं। राजनीतिक दल या संगठन द्वारा बुलाए गए बंद के विरुद्ध अधिकार, यानी कि अगर कोई राजनीतिक दल बंद या हड़ताल का आह्वान करता है तो हम उस हड़ताल में शामिल नहीं होने का भी फैसला ले सकते हैं। कोई उस हड़ताल में हमको जबरदस्ती शामिल नहीं करवा सकता है, ये भी हर व्यक्ति का अधिकार है। और ये सारे अधिकार किस आर्टिकल से मिले हैं? 19(1)(a) में। इसी चीज को ध्यान में रखना है, यही चीज प्रीलिम्स में पूछी जाती है कि कौन को। तो प्रेस की स्वतंत्रता आपको याद ही रहेगा, अपने के साथ साथ दूसरे के विचारों को प्रसारित करने का अधिकार। प्रॉब्लम किस में होती है, जो कंफ्यूज होते हैं हम, वो प्रसारण का अधिकार, वाणिज्यिक विज्ञापनों का अधिकार और राजनीतिक दल या संगठन द्वारा बुलाए गए बंद के विरुद्ध अधिकार, ये भी हमको मिलता है 19(1)(a) से। ठीक है, अगला अधिकार जो कोर्ट ने कहा, मौन की स्वतंत्रता, यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में चुप रहने की भी स्वतंत्रता शामिल है। बोलने का अधिकार है, इसी अधिकार में न बोलने का अधिकार भी शामिल है। अगला, अखबार पर प्री सेंसरशिप लगाने के विरुद्ध अधिकार। अखबार के ऊपर सेंसरशिप सरकार लगा सकती है, आपने अभी देखा, थोड़ी देर पहले पढ़ा, लेकिन प्री सेंसरशिप के विरुद्ध अधिकार है। अगर प्री सेंसरशिप लगती है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। धरना प्रदर्शन का अधिकार, लेकिन हड़ताल का अधिकार नहीं। आप अपनी मांग के लिए धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन हड़ताल करने का अधिकार आपके पास नहीं है। यानी कि धरना प्रदर्शन का अधिकार मूल अधिकार है, किसके तहत? 19(1)(a) के तहत, लेकिन हड़ताल का अधिकार मूल अधिकार नहीं है भारत में। राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के माध्यम के चयन का अधिकार, इतने अधिकार पहले ग्रुप में आते हैं। अगला, सूचना प्राप्त करने का अधिकार, यानी राइट टू इंफॉर्मेशन, ये भी मूल अधिकार है और किस आर्टिकल के तहत है? 19(1)(a). इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान से याद रखिएगा। सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार, उदाहरण के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 सूचना प्राप्त करने की स्वतंत्रता के अधिकार की नींव पर आधारित है। अगला, किसी भी संप्रेषण को गुप्त रखने का अधिकार, टेलीफोन पर हुई बातचीत को टेप करने के खिलाफ अधिकार, यानी कि कोई भी हमसे प्राइवेटली बात कर रहा है तो वो हम गुप्त रखना चाहें तो हम उसको गुप्त रखेंगे, किसी से भी नहीं कहेंगे, ये भी 19(1)(a) में शामिल है। इसके अलावा हमारा फोन टेप नहीं होगा, इसके विरुद्ध भी अधिकार। सरकार अक्सर जो है देश की सुरक्षा में ऐसे निर्णय लेती है, तो इसके खिलाफ भी अधिकार जो है भारत के नागरिकों के पास है, इसको भी हमको ध्यान में रखना है। तो 19(1)(a) में कितने सारे अधिकार हो गए, ध्यान से देखिए। अपने के साथ दूसरों के विचारों को प्रसारित करने का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता, वाणिज्यिक विज्ञापनों की स्वतंत्रता, प्रसारण का अधिकार, राजनीतिक दल या संगठन के द्वारा बुलाए गए बंद के विरुद्ध अधिकार, मौन रहने की स्वतंत्रता, अखबार पर प्री सेंसरशिप के विरुद्ध अधिकार, धरना प्रदर्शन का अधिकार, लेकिन हड़ताल का अधिकार नहीं है, इसको ध्यान में रखिएगा। धरना प्रदर्शन हम करने का अधिकार अपनी मांगों के लिए, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, लेकिन हड़ताल करने का अधिकार हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के माध्यम के चयन का अधिकार, सूचना का अधिकार भी मूल अधिकार है, किसके तहत? आर्टिकल 19(1)(a) के तहत। इसके अलावा गुप्त रखने का अधिकार, अपने आपसी संप्रेषण को, ये भी हमारा अधिकार है। फोन टेपिंग के खिलाफ भी अधिकार हमारा मूल अधिकार है। ठीक है, अगला और अभी का हाल का डिसीजन है, ये है इंटरनेट के माध्यम से वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष रूप से इंटरनेट तक पहुंच के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित नहीं किया है। तो पहली चीज ये जानिए कि इंटरनेट तक पहुंच हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन यह माना है कि वाक्य एवं अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में इंटरनेट का उपयोग करना और कोई भी व्यापार या व्यवसाय करना अनुच्छेद 19(1)(a) और अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत संरक्षित है। इंटरनेट के माध्यम से
अपनी एक्सप्रेशन का अधिकार जो है मूल अधिकार नहीं है। इंटरनेट तक पहुंचने का अधिकार मूल अधिकार नहीं है कि हमेशा हमें कहें कि हमको हर समय इंटरनेट चाहिए ही चाहिए, हमारा फंडामेंटल राइट है। लेकिन इंटरनेट द्वारा अपनी अभिव्यक्ति करना, इंटरनेट द्वारा अपना व्यापार चलाना, ये अधिकार जो है 19(1)A और 19(1)G में संरक्षित है। साथ ही न्यायालय ने कहा कि इंटरनेट तक पहुंच पर प्रतिबंध केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में ही मान्य होगा। यानी सरकार जो अनंत काल के लिए जो है इंटरनेट बंद कर देती है, ऐसा सरकार को नहीं करना चाहिए। सरकार उचित प्रतिबंध लगा सकती है, लेकिन चूंकि इंटरनेट बंद होने से लोगों के मौलिक अधिकार प्रभावित होते हैं, न्यायालय ने सरकार को आदेश दिया कि वो आनुपातिकता की कसौटी पर खरा उतरे ताकि प्राकृतिक न्याय का किसी भी प्रकार से उल्लंघन न हो। कहने का मतलब है कि इंटरनेट कहीं पे व्यवस्था खराब है, कहीं पे दंगे फैलने की संभावना है, कहीं पे कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है, तो इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। लेकिन मनमाने ढंग से बहुत लंबे समय तक इंटरनेट से वंचित करना, ये अधिकार सरकार के पास नहीं होगा। ठीक है, इसमें पेंच क्या है, इसको ध्यान रखिएगा। इंटरनेट तक पहुंच मूल अधिकार नहीं है, परंतु इंटरनेट द्वारा अभिव्यक्ति और व्यापार, ये मूल अधिकार है। क्लियर हो रही है बात? इसीलिए इंटरनेट पर सरकार मनमाना प्रतिबंध नहीं लगा सकती। क्लियर हो रही है बात? इंटरनेट तक पहुंच का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, लेकिन इंटरनेट के माध्यम से अभिव्यक्ति और व्यापार करने का अधिकार मूल अधिकार है। इसीलिए इंटरनेट पर सरकार मनमाने समय तक मनमाना प्रतिबंध लगा के नहीं रख सकती है। ठीक है, चलिए अगली चीज पे आते हैं। अगला, कानून का शांतिपूर्ण विरोध करने का अधिकार मान्य है, लेकिन सार्वजनिक स्थानों पर वह भी अनिश्चित काल के लिए कब्जा नहीं किया जा सकता। प्रदर्शनों को केवल निर्दिष्ट स्थानों पर ही आयोजित किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हम किसी भी चीज का विरोध कर रहे हैं, सरकार की किसी पॉलिसी का, सरकार के किसी कानून का विरोध करना चाहते हैं, तो शांतिपूर्वक विरोध करने का अधिकार है। और ये निर्दिष्ट स्थान पर, जहां स्थान सरकार डिसाइड करे, वहीं पर इसके विरुद्ध प्रदर्शन करना है। सार्वजनिक स्थलों को, सार्वजनिक सड़कों को अनंत काल के लिए आप घेर कर जो है बैठ जाएं और वहां पे अपना धरना प्रदर्शन करने लगे, ये कोई अधिकार आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अगला है सोशल मीडिया पर टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की। न्यायालय ने प्रौद्योगिकी और इंटरनेट की विरोधाभासी प्रकृति पर टिप्पणी की। प्रौद्योगिकी ने आंदोलनों को तेजी से बढ़ने और सेंसरशिप से बचने में सक्षम बनाया है, लेकिन सोशल मीडिया चैनल अक्सर खतरे से भरे होते हैं और अत्यधिक ध्रुवीकृत वातावरण का निर्माण करते हैं, जो अक्सर समानांतर बातचीत को बिना किसी रचनात्मक परिणाम के समाप्त कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि सोशल मीडिया वास्तव में एक बहुत बड़ी ताकत है। सरकार सेंसरशिप लगा के प्रेस को रोक सकती है, लेकिन व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर को नहीं रोक सकती है। उससे सूचनाएं तेजी से प्रसारित होंगी, तो ये अतिरिक्त अधिकार तो आ गया। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सोशल मीडिया पे जो खबरें प्रसारित होती हैं, उसमें ध्रुवीकरण की या पोलराइजेशन की प्रवृत्ति बहुत होती है। ये समाज को बांटने में बहुत तेजी से जो है काम करती है और अफवाहें फैलाने में बहुत तेज होती है। तो अफवाहें और गलत सूचना प्रसारित करने में होती है। इसीलिए सोशल मीडिया का उपयोग जो है बहुत ही सावधानी से किया जाना चाहिए। अगला, कुछ क्षेत्रों में यौन कर्मियों और आदतन अपराधियों जैसे व्यक्तियों के लिए प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जो यौन कर्मी हैं, आदतन अपराधी जो लोग हैं, उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है और इसको युक्त प्रतिबंध जो है हमारे न्यायालय ने भी माना है। ठीक है, आगे चल दें। अगला है सम्मेलन की स्वतंत्रता।
असेंबली की स्वतंत्रता ये दी हुई है अनुच्छेद 19(1)(b) में। शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन का अधिकार, यानी बिना अस्त्र शस्त्र के शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार आपका मूल अधिकार है, परंतु यह अधिकार भी आत्यंतिक या एब्सोल्यूट नहीं है। आर्टिकल 19(3) विधानमंडल को अधिकार देता है कि वो विधि द्वारा ऐसे सम्मेलनों पर रोक लगा दे जो भारत की प्रभुता और अखंडता तथा लोक व्यवस्था के विरुद्ध हो। यानी हम ऐसा कोई सम्मेलन नहीं कर सकते हैं जो भारत की अखंडता और एकता के खिलाफ हो। हम ऐसा कोई भी सम्मेलन नहीं कर सकते हैं जो लोक व्यवस्था के विरुद्ध हो, जिससे समाज में दंगा फैल जाए, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। ठीक है, अगला देखिए, संघ बनाने की स्वतंत्रता ये दी हुई है अनुच्छेद 19(1)(c) में। यह अनुच्छेद सभी नागरिकों को संगम या संघ या सहकारी समितियां बनाने का अधिकार देता है। 97 संशोधन 2011 द्वारा सहकारी समितियों को डाला गया, यानी पहले सहकारी समितियां नहीं थी, 2011 में 97वां संशोधन करके सहकारी समितियों को भी डाला गया। यह अधिकार लोकतंत्र की प्राणवायु है, क्योंकि संघ बनाने का अधिकार के बिना राजनीतिक दलों का भी गठन नहीं किया जा सकता। यानी जो ये संघ बनाने का अधिकार है, सहकारी समितियां बनाने का अधिकार है, इसी अधिकार से राजनीतिक दल भी बनाए जाते हैं। राजनीतिक दल का गठन करना भी हमारा मूल अधिकार है। ये लोकतंत्र की नींव है, क्योंकि हमारा लोकतंत्र सामान्यतः राजनीतिक दलों के हिसाब से ही चलता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। इस पर भी प्रतिबंध दिया हुआ 19(4) में। विधायिका को ऐसे कानून बनाने की अनुमति देता है जो भारत की प्रभुता और अखंडता या सार्वजनिक व्यवस्था या नैतिकता के हित में इन अधिकारों को कम कर सकती है। मतलब हम कोई ऐसा संगठन नहीं बना सकते हैं जो भारत की एकता और अखंडता को खतरे में डाले, सार्वजनिक व्यवस्था के विरुद्ध हो, नैतिकता के विरुद्ध हो। ऐसे कोई भी संगठन अगर बनते हैं तो सरकार उनको प्रतिबंधित कर सकती है। ये दिया हुआ है 19(4) में। इसी के आधार पर गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 ने केंद्र सरकार को कुछ आधारों पर किसी संघ को गैर कानूनी घोषित करने का अधिकार देता है। क्योंकि 19(4) में यह दिया हुआ है कि संगम या संघ बनाने का अधिकार कब हमको नहीं होगा, किस तरह के संगठनों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसीलिए जो गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 का है, ये विधि अधिनियमित किया गया और केंद्र सरकार को डायरेक्ट ये अधिकार दिया गया कि इसमें जितनी चीजें दी हुई हैं उनसे ऐसा कोई संगठन है तो उसके ऊपर प्रतिबंध लगा के उसको खत्म किया जा सकता है। ठीक है, अगला अधिकार देखिए। अगला है अबाध संचरण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1)(d) सभी नागरिकों को भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से संचरण का अधिकार देता है। यानी कि हम भारत में कहीं भी आने जाने के लिए स्वतंत्र हैं। हम भारत के नागरिक हैं तो किसी भी जगह हमको जाने से रोका नहीं जाएगा। लेकिन 19(5) में इस पर भी प्रतिबंध लग सकता है। विधायिका निम्न हितों की रक्षा के लिए इस अधिकार पर अंकुश लगाने वाले कानून बनाने का अधिकार देता है। पहला है आम जनता के हित में या किसी अनुसूचित जनजाति के हित की सुरक्षा के लिए। यानी कि भारत में आप कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, इसमें कोई सरकार को दिक्कत नहीं है, हमारा संविधान इसकी आदेश देता है। लेकिन अगर लेजिस्लेचर को लगता है ऐसा कि कुछ ऐसी जगह हैं जहां आम जनता के हित में सबका आना जाना रोका जाना चाहिए या शेड्यूल्ड ट्राइब्स के हित में रोका जाना चाहिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स का रहन सहन कुछ अलग होता है, ऐसा हो सकता है कि वहां पे आम लोग जाएं तो कुछ अलग तरह की समस्याएं उनको पैदा हो, इसलिए ऐसे प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ये कहा जा सकता है कि भाई आप यहाँ पे न जाइए। ठीक है, इसी तरह से अगली स्वतंत्रता है निवास की स्वतंत्रता, कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता जो दी हुई 19(1)(e) में। सभी नागरिकों को भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने और बसने का अधिकार देता है। यानी कि कोई भी भारत का नागरिक देश के किसी भी हिस्से में जाके प्रॉपर्टी खरीद सकता है, वहां पे बस सकता है। लेकिन अनुच्छेद 19(5) इसके लिए भी प्रतिबंध लगाता है। यानी कहीं भी बस जाने के अधिकार पर भी आम जनता के हित में या अनुसूचित जनजाति के हित में प्रतिबंध लगाया जा सकता है। क्लियर? यानी कि अनुच्छेद 19(1)(d) और 19(1)(e) दोनों का जो है एक्सेप्शन जो है, प्रतिबंध है, अपवाद है, वो 19(5) में ही है। ठीक है, अगला है वृत्ति उपजीविका व्यापार या व्यवसाय की स्वतंत्रता 19(1)(g). सभी नागरिकों को कोई भी वृत्ति, पेशा या कोई व्यवसाय व्यापार करने की स्वतंत्रता देता है। किसी व्यवसाय को जारी रखने के अधिकार में मालिकों की इच्छा अनुसार किसी समय इसे बंद करने का अधिकार भी शामिल है। अब देखिए, कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता है, कोई भी पेशा चुन लीजिए, कोई भी
व्यवसाय चुन लीजिए और उसको अपना करिए। पहले के समय में इस पे कंफ्यूजन था, यही केवल लिखा हुआ था। तो ये प्रश्न उठा कि क्या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता में व्यवसाय को अपनी मर्जी से बंद करने की स्वतंत्रता भी शामिल है? हमारी कोर्ट ने कहा कि हाँ, जो 19(1) में व्यवसाय, कोई भी वृत्ति, पेशा या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता इसी में शामिल है, किसी व्यवसाय को किसी भी समय बंद कर देने की भी स्वतंत्रता। ठीक है। अनुच्छेद 19(6) विधानमंडल को कोई भी कानून बनाने का अधिकार देता है कि वो, यानी इसका एक्सेप्शन किस में आएगा? 19(6) में। पहला, लोकहित में इस अधिकार पर कोई भी युक्त निबंधन लगा सके, यानी जनता के हित में, जनहित में कोई भी प्रतिबंध इस अधिकार पर लगाया जा सकता है। दूसरा, किसी वृत्ति या व्यापार के लिए संबंधित व्यवसायिक योग्यता का आवश्यक बना सके, यानी कोई भी व्यवसाय है, कोई व्यापार है, तो सरकार हमारी ये कह सकती है कि इस काम को करने से पहले आपको डिग्री लेनी होगी। जैसे आपको बहुत इच्छा है आपकी कि आप जो है क्लिनिक खोले और लोगों का इलाज करें, तो सरकार ये कह सकती है कि इसके लिए आपको मान्यता प्राप्त संस्थान से डॉक्टर की डिग्री लेनी होगी। एमबीबीएस करिए, बीएचएमएस करिए, होम्योपैथिक वाली डिग्री लीजिए। जिसके पास वो डिग्री होगी वही व्यक्ति केवल जो है वो काम कर सकता है। यानी कुछ व्यवसायों के लिए व्यावसायिक योग्यता जो है फिक्स सरकार कर सकती है। तीसरा, राज्य द्वारा ही किसी व्यापार या उद्योग के संचालन के संबंध में नागरिकों को पूर्णतः या भागतः निवारित कर सके। 3 में ये लिखा हुआ है कि आपको कोई भी व्यापार व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है, लेकिन राज्य जो है कुछ व्यापार और व्यवसाय को केवल अपने लिए आरक्षित कर सकती है। यानी वो कह सकती है कि ये 5 काम ऐसे हैं जो केवल सरकार ही करेगी। जैसे एटॉमिक एनर्जी, आज के समय में भी एटॉमिक एनर्जी का जो भी काम होगा, जो भी रिसर्च होगा, जो भी किसी चीज करनी होगी, वो प्राइवेट लोग नहीं करेंगे, केवल गवर्नमेंट करेगी। 91 से पहले ऐसे 29 सेक्टर थे जिसमें केवल सरकार को ही काम करने की अनुमति थी, कोई प्राइवेट व्यक्ति उसमें काम नहीं कर सकता था। ये अधिकार सरकार को मिला था, यानी निजीकरण को बिल्कुल खत्म करने का अधिकार, पूरी तरह से राष्ट्रीयकरण करने का जो अधिकार था वो मिला था 1963 से। ठीक है, इसको बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। कुल मिलाकर यह कहना सही है कि अनुच्छेद 19(6) के द्वारा सरकार को अर्थव्यवस्था को किसी भी तरह से विनियमित एवं व्यवस्थित करने की शक्ति मिलती है। कहने का मतलब है कि किसी भी तरह से कोई भी उद्योग है, कोई भी चीज है, उसको व्यवस्थित करना और उसको बेहतर ढंग से अगर सरकार चाहे तो केवल अपने लिए ही आरक्षित कर सकती है। उस पूरे सेक्टर का ही राष्ट्रीयकरण करने का अधिकार हमारी सरकार को मिल जाता है। ठीक है, अब आगे आ गया आर्टिकल 20 के बाद। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको देखिए। अनुच्छेद 20 उन व्यक्तियों को जिन पर अपराध करने का अभियोग लगाया गया निम्नलिखित संवैधानिक संरक्षण प्रदान करता है। सबसे पहला है 21 कार्यात्तर विधियों से संरक्षण, दूसरा है दोहरे दंड से संरक्षण, तीसरा है आत्म अभिशंसन से संरक्षण। एक एक करके दोनों को देखते हैं कि क्या है। पहला है कार्यात्तर विधियों से संरक्षण। इसका मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को तभी दंडित किया जा सकता है जिस समय कोई कृत्य हुआ था, अगर जिस समय कोई घटना घटी उस समय जो कानून लागू है उसका उल्लंघन करने पर ही दंडित होगा। यानी कोई काम करने के बाद नए सिरे से कानून बना के पीछे की घटना के लिए किसी को दंडित नहीं किया जाएगा। यानी कि किसी व्यक्ति को तभी दंडित किया जा सकता है जब उसने कृत्य में तत्समय प्रवृत्त किसी कानून का
उल्लंघन किया हो। कहने का मतलब है कि जिस समय कोई घटना घटी उस समय अगर किसी कानून का उल्लंघन हुआ, उस समय लागू किसी कानून का उल्लंघन हुआ, तभी वो अपराधी होगा। और जिस समय वो घटना घटी उस समय कानून के द्वारा जो मैक्सिमम सजा दी जा सकती थी उतनी ही सजा दी जाएगी। कहने का मतलब देखिए, तथा उस समय कानूनी रूप से जो सजा दी जा सकती थी वो ही सजा दी जाएगी। कहने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जिसको अपराध करने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया उसको दंड तभी मिलेगा जब कृत्य करते समय उसने उसी समय प्रवृत्ति किसी कानून का उल्लंघन किया हो, कानून को तोड़ा हो, तब उसको दंडित किया जाएगा। पहली चीज। दूसरी चीज, उस समय जितना मैक्सिमम पनिशमेंट दिया जा सकता था उससे अधिक पनिशमेंट किसी को नहीं दिया जाएगा। यानी कि दंडात्मक विधि में, दंडात्मक विधि भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं की जाएगी। मान लीजिए कि कोई ऐसा एक्स अपराध है, इसके लिए अधिकतम सजा 7 साल है। अगर इस अपराध के लिए अधिकतम सजा 7 साल है और किसी व्यक्ति ने यही अपराध किया, मिस्टर एम है मिस्टर ए हैं, इन्होंने यही अपराध कर दिया, तो बाद में जैसे मुकदमा चलेगा, 2 महीने 4 महीने समय बीतेगा, उस बीच में अगर कानून बदल गया और अधिकतम सजा को 7 साल से बढ़ा के 12 साल कर दिया गया, तब भी इस व्यक्ति पर उतना ही मतलब सजा उसको मिलेगी जितना काम को करते समय सजा देना पॉसिबल था। यानी कि पीछे से सजा बढ़ाकर और उसको अधिक सजा नहीं दी जा सकती। जिस समय जो कृत्य किया गया उस समय जो मैक्सिमम पनिशमेंट थी वही मैक्सिमम पनिशमेंट इसको मिल सकती है। और जिस समय कृत्य किया गया उस समय लागू कोई कानून का उल्लंघन अगर किया है तभी इसको सजा होगी, नहीं तो सजा नहीं होगी। ठीक है, अगला देखिए क्या है। अगला अधिकार है दोहरे दंड से संरक्षण। दोहरे दंड से संरक्षण, इसका सीधा सीधा सिर्फ एक मतलब है कि एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति को 2 बार दंडित नहीं किया। यानी कि एक अपराध के लिए किसी व्यक्ति को एक बार ही सजा दी जाएगी, एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड उसको नहीं दिया जाएगा। एक बार अपराध हुआ, उसने किया, न्यायालय ने उसको एक बार सजा दे दी, उसने वो सजा काट ली, बस खत्म। अब दोबारा उसके लिए दंड नहीं दिया जाएगा। इसका अपवाद सिर्फ एक है कि सरकारी कर्मचारी अपराध करने पर विभागीय कार्रवाई तथा न्यायिक दंड दोनों दिया जा सकता है।
यानी कि कोई सरकारी कर्मचारी है, उसने अगर अपराध किया है तो न्यायालय में उसका मुकदमा चलेगा, उसके अपराध के हिसाब से न्यायालय उसको दंड देगा। साथ ही साथ उसको विभागीय कार्रवाई भी झेलनी पड़ेगी, हो सकता है उसको नौकरी से भी टर्मिनेट कर दिया जाए। इसके अलावा कभी भी एक अपराध के लिए किसी व्यक्ति को 2 बार दंड नहीं दिया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है आत्म अभिशंसन से संरक्षण। आत्म इसका मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यानी कि किसी भी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति हो जिसके ऊपर अपराध लगाया गया, उसको अपने ही खिलाफ साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि पुलिस 3rd डिग्री इस्तेमाल करके किसी से कुछ भी बयान दिलवा देती है, वो न्यायालय के सामने उसका कोई मतलब नहीं होता है, जब तक कि वो बयान मजिस्ट्रेट के सामने इस खुले वातावरण में बिना दबाव के न दिया गया हो। जबरदस्ती आप किसी से कबूल भी करवा लेते हैं तो उसका भी कोई न्यायिक महत्व नहीं होता है। और इस अधिकार से कुछ चीजें और निकल कर आती हैं। यह उपबंधित करता है कि किसी भी व्यक्ति को जिस पर कोई आरोप लगाया गया है, स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। साक्ष्य में मौखिक तथा दस्तावेजी दोनों प्रकार के साक्ष्य हैं। किसी को ऐसा साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जो उसके ही खिलाफ हो। हमको कोई भी ऐसा सबूत देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जो हमारे ही खिलाफ यूज किया जाए, परंतु इस कारण अभियुक्त चिकित्सकीय परीक्षण, अंगूठे की छाप या नमूने का हस्ताक्षर देने से मना नहीं कर सकता। यह उन्मुक्ति सिविल कार्रवाइयों पर लागू नहीं होती। अपने विरुद्ध साक्ष्य नहीं देना है, लेकिन अंगुली का निशान देना, हस्ताक्षर देना, इन सब से आप मना नहीं कर सकते हैं। मेडिकल परीक्षण कराना, ये सब आपका होगा, लेकिन आपके ऊपर जबरदस्ती 3rd डिग्री का इस्तेमाल करके आपको अपने ही खिलाफ साक्ष्य इकट्ठा करने के लिए नहीं मजबूर किया जा सकता। स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य न करने के सिद्धांत के 3 लक्षण हैं। इसके कारण 3 तरह के अधिकार मिलते हैं। सबसे पहला, आरोपी को निर्दोष माना जाता है। यानी कि जिस व्यक्ति ने, पुलिस ने उसके ऊपर आरोप लगाए हैं, उस आरोप लगाने पर जब तक वो आरोप सिद्ध नहीं हो जाता है, वो आरोपी होता है, वो दोषी नहीं माना जाता। उसको माना जाता है कि वो निर्दोष है, पहले चरण में। दूसरा, आरोपी को दोषी सिद्ध करना जांच करने वाले अधिकारी की जिम्मेदारी है, यानी ओनर्स ऑफ प्रूफ। कौन प्रूफ करेगा केस को, इसकी जिम्मेदारी अधिकारी पर है। यानी पुलिस ने अगर गिरफ्तार किया है तो पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो साबित करे कि यह दोषी है। जो दोषी है उसको अपने आप को निर्दोष साबित नहीं करना है। यानी कि जो बर्डन है, वो बर्डन है पुलिस के ऊपर। जिसने अपराध करने का इल्जाम लगाया है, आरोप लगाया है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी बात को साबित करे। जिसके ऊपर आरोप लगा है उसकी जिम्मेदारी ये नहीं है। तीसरा, दोषी को अपनी इच्छा के विरुद्ध कोई भी बयान देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, यानी जबरदस्ती करके किसी से कुछ कहलवा नहीं सकते हैं। इसीलिए आरोपी की सहमति के बिना नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग, पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं हो सकते। तो ये दोनों तरह के अधिकार जो 19 और 20 में दिए हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको याद रखिएगा। अब हम लोग मिलेंगे कल की क्लास में, और उसमें हम लोग आगे 21 और 22 को जो है पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।